नमस्कार दोस्तों, XYZ एग्जाम तोड़ चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साप्ताहिक करंट अफेयर की श्रृंखला ला रहे हैं, जिसमें 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के बीच जो भी घटनाएं घटी हैं उन सब का विवरण आपके समक्ष ला रहे हैं। इसमें ये भाग 1 है, इसके बाद भाग 2 आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चाइना ने कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया। दोस्तों, इसका नाम है जोगजिंग 1D। इसका नाम क्या है? जोगजिंग 1D। इसको चाइना ने जो है लॉन्च किया है और ये एक संचार उपग्रह है। और किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया है? तो ये है लॉन्ग मार्च 3B। लॉन्ग मार्च 3B और इसका ये 399वें संस्करण है जो लॉन्च किया है। तो कौन सा संचार उपग्रह है? जोगजिंग 1D। अगला है कि राष्ट्रीय नेत्रहीन T20 जीतने वाली टीम कौन सी है। यानी कि कौन सी टीम जो है जो अभी राष्ट्रीय नेत्रहीन का मतलब जो अंधे हैं उनकी एक T20 सीरीज होती है। तो राष्ट्रीय नेत्रहीन T20 जीतने वाली जो टीम है वो आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश। दोस्तों, यहाँ एक ट्रिक बन सकती है कि नेत्रहीन और यहाँ आंध्र लिखा हुआ है, यानी अंधा और नेत्रहीन एक होते हैं, यानी आंध्र प्रदेश जीता है। ये 2021 की श्रृंखला है और उप विजेता इसमें है कर्नाटक। कर्नाटक को हराकर ये जीता है। और मैन ऑफ द मैच की बात करें तो के वेंकटेश्वर राव जो है मैन ऑफ द मैच बने हैं। कर्नाटक जो अभी पिछले कुछ दिन पहले ही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो हारा है कर्नाटक, वो तमिलनाडु जीता था। यानी कर्नाटक का दुर्भाग्य है कि वो 2 बार हारा है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारत, मालदीव और श्रीलंका, 3 देश। कौन से? भारत, मालदीव और श्रीलंका, तीनों देशों ने मिलकर किस सम्मेलन में भाग लिया। दोस्तों, ये है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन ऑपरेशन, इसका नाम था। और इसमें 3 देश भारत, मालदीव और श्रीलंका ने भाग लिया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए। इसका मतलब ये जो ऑपरेशन हुआ है समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया गया है। और इनकी तीनों की 9 सेनाओं द्वारा किया गया है। इसको जरूर याद रखना, 9 सेनाओं द्वारा किया गया है। और कब से? 27 से 28 नवंबर 2021 को किया गया है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन ऑपरेशन। अगला है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। देखिए, यहाँ पर जो है जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है इसमें बिहार को सबसे गरीब राज्य बताया गया है। और इसकी जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग है। नीति आयोग ने इसको जारी किया है। इसमें सबसे गरीब राज्य की अगर हम बात करें तो बिहार है, जिसकी रेटिंग 51.9 है। जितनी ज़्यादा रेटिंग होगी उतना गरीब माना जाता है। दूसरे नंबर पर झारखंड है। तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है और इसकी रेटिंग है 37.7। तो ये दोस्तों यूपी स्पेशल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। चौथे पे मध्य प्रदेश है और 5वें पे मेघालय है। अगर हम बात करें कि सबसे कम गरीब राज्य कौन से हैं तो केरल नंबर 1 पे है, यानी इसकी रेटिंग देखिए बहुत कम है, सबसे कम गरीब है। और नंबर 2 पे गोवा है, तीसरे पे सिक्किम है, नंबर 4 पे तमिलनाडु है और नंबर 5 पे पंजाब है। तो सबसे गरीब राज्य कौन सा हुआ? बिहार हुआ। दोस्तों, इसकी जारीकर्ता नीति आयोग है। नीति आयोग के विषय में जल्दी जान लेते हैं। नीति आयोग जिसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पे हुई है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और 1 जनवरी 2015 की स्थापना किया। इसके अध्यक्ष भारत प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो इस समय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उपाध्यक्ष जो है राजीव कुमार हैं और CEO की बात करें तो अमिताभ कांत जी हैं। नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। चलिए अगला देखते हैं कि लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, ये 28 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए, 28 नवंबर को ये मनाया जाता है। और लाल ग्रह दिवस आपको सब पता है लाल ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह है। और ये इस पे मंगल ग्रह पे बात करें तो मेरियर 4 सबसे पहले गया था। मंगल ग्रह को पार करने वाला पहला यान था ये। और ये लाल क्यों दिखाई देता है? तो इस पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। आयरन ऑक्साइड के कारण ही मंगल ग्रह जो है लाल दिखाई देता है। तो अगर लाल ग्रह की बात कोई करे तो लाल ग्रह का मतलब होता है मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला कौन थी जिसका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों, ये है फ्रांसिस्का सुसानो।
और ये 124 वर्ष की थी। कितने? 124 वर्ष की। कहाँ की थी? तो एशिया में एक देश पड़ता है फिलीपींस, जापान के पास है। तो यहाँ की ये थी फिलीपींस की। इनका नाम है फ्रांसिस्का सुसानो। और ये 19वीं सदी में जन्मी एकमात्र जीवित महिला थी। 19वीं सदी का मतलब ये हुआ कि अगर इस समय कौन सा सन चल रहा, 2021, अगर 124 में घटाया जाए तो बचेगा 1897। यानी इनका जन्म 1897 में हुआ था, यानी 19वीं सदी में हुआ था। अब इसके बाद अब कोई ऐसा आदमी या महिला नहीं बचा है जो 19वीं सदी में पैदा हुआ हो। ये एकमात्र महिला जीवित महिला थी और इनका निधन हो गया। इनका नाम क्या है? फ्रांसिस्का सुसानो। अगला है कि NFHS 5 के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। इसे जारी कौन करता है? दोस्तों ये जनगणना नहीं है, ये एक NFHS जो है 5 के अनुसार है। तो देख लीजिए कौन जारी करता है इसे? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करता है। और NFHS है क्या? ये नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे होता है। और इसने सन 2003 में बताया था, जब सर्वे किया था तो बराबर बताया था कि महिलाएं पुरुष बराबर हैं। बाद में फिर दूसरा जो अपने सर्वे किया तो उसमें बताया कि महिलाएं 991 हैं और पुरुष जो है 1000 पे। और अब की बार जो 2021 में इन्हें किया है NFH5 है, तो इसके अनुसार 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं बताया है। और इसका हिंदी में क्या कहते हैं? इसको राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, NFHS। अगला है 141 मीटर ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा सेतुबंध कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये बनाया जा रहा है मणिपुर में। मणिपुर में इसको बनाया जा रहा है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा सेतुबंध होगा। इसके निर्माणकर्ता जो है इंडियन रेलवे, नहीं भारतीय रेलवे इसको बनवा रही है। और ये जो है जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन परियोजना बन रही है, उसी में 111 किलोमीटर की परियोजना है, उसी का ये हिस्सा है। तो ये बन जाएगा तो दुनिया का सबसे ऊंचा सेतुबंध होगा। और अगर अभी तक बात करें हम, तो वर्तमान समय में जो अभी तक सबसे ऊंचा जो है वो माला रिजेटा वायडक्ट, मोंटेनिग्रो यूरोप का एक देश है, वहाँ पर ये है माला रिजेटा वायडक्ट, 139 मीटर ऊंचा है। और अगर ये बन जाएगा तो ये हो जाएगा 141 मीटर। तो कहाँ बनेगा? मणिपुर में। चलिए अगला देखते हैं कि दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना? तो ये बना है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। और ये लगभग 10 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा इसका जो है व्यापारिक समझौता होगा। बांग्लादेश आया है दोस्तों, जल्दी से देख लेते हैं बांग्लादेश विषय में। तो बांग्लादेश जो कि भारत का पड़ोसी देश है, ये बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो ये 1971 में आज़ाद हुआ था। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। प्रधानमंत्री वर्तमान समय में यहाँ के हैं शेख हसीना जी हैं, जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं। और राष्ट्रपति अगर बात करें तो अब्दुल हमीद जी हैं। मुद्रा यहाँ की बांग्लादेश टका चलती है। कौन सी मुद्रा? टका। और संसद को यहाँ के संसद कहते हैं जातीय संसद। ये दोस्तों ये स्टैटिक जीके होता है, तो बीच बीच में पढ़ने रहने से थोड़ा याद होता रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं। CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CBIC के नए अध्यक्ष बने विवेक जौहरी। कौन है? विवेक जौहरी बने हैं। CBIC क्या होता है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड होता है। इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं विवेक जौहरी। और ये किसका स्थान लेंगे दोस्तों? ये अजीत कुमार की जगह लेंगे। किसकी? अजीत कुमार की। अगला है कि हाल ही में कुकिंग टू सेव योर लाइफ किताब किसने लिखी? तो दोस्तों इसको लिखा है अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी से आप लोग परिचित होंगे। ये एक अर्थशास्त्री हैं। अभी 2 साल पहले 2019 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। और ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। और इनको क्यों दिया गया? ये जो है इन्होंने गरीबी कम करने हेतु बताया गया उनके तरीकों के लिए दिया गया। उन्होंने बताया था अर्थशास्त्र में कि गरीबी कैसे कम किया जाए, इसके लिए इनको 2019 में नोबेल प्राइज मिला था। और अब जो है कुकिंग टू सेव योर लाइफ किताब इन्होंने लिखी है अभिजीत बनर्जी ने। अगला है कि 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य को फोकस स्टेट के लिए गोल्डन ट्रॉफी दी गई? यहाँ ये याद रखना, फोकस स्टेट। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था जब इसकी शुरुआत हुई थी। तो 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ चल रहा है? ये प्रगति मैदान दिल्ली में चल रहा है। और इसमें जो है फोकस स्टेट के लिए गोल्डन ट्रॉफी जो दी गई है वो उत्तर प्रदेश को दी गई है। किसको? उत्तर प्रदेश को। और दोस्तों इसमें बिहार को 6वीं बार मंजूषा कला के लिए गोल्ड मिला है, ये भी याद रखना। बिहार को 6वीं बार मंजूषा कला के लिए गोल्ड मिला है। और फोकस स्टेट के लिए किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को।
अगला है 28 नवंबर को एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस था? तो दोस्तों ये था 73वां स्थापना दिवस। और ये 28 नवंबर को ही नहीं होता है, इसमें देखो ध्यान दीजिएगा कि नवंबर माह की ये चौथे रविवार को होता है, और इस बार का जो चौथा रविवार पड़ा है वो 28 नवंबर को था। इसलिए जो है ये इसका जो है 28 नवंबर को मनाया गया। और कौन सा था? 73वां था। एनसीसी आया है, थोड़ा एनसीसी भी हम देखते हैं। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी हुई थी 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली। अगला है कि भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो दोस्तों ये बनी है हर्षवंती बिष्ट, उत्तराखंड की हैं। बिष्ट जो जाति होती है उत्तराखंड में पाई जाती है। तो ये हर्षवंती बिष्ट को भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की महिला अध्यक्ष बनाया गया है। और दोस्तों ये पहली बार किसी महिला का चयन किया गया इसमें, यानी पहली बार कोई महिला है जो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की अध्यक्ष बनी है। अगला है कि हीरो मोटोकॉर्प के गैर कार्यकारी निदेशक कौन बने? तो ये बने हैं रजनीश कुमार। रजनीश कुमार को शायद आप लोग जानते भी होंगे, पूर्व में एसबीआई अध्यक्ष रहे हैं, 3 साल तक रहे हैं ये। और इनको जो है गैर कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। अच्छा, गैर कार्यकारी निदेशक काम क्या करते हैं दोस्तों? जैसे ये जो होते हैं ये उसमें सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। ये तरह तरह के सलाह दिया करते हैं कैसे कंपनी को इम्प्रूव किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। तो गैर कार्यकारी निदेशक बने हीरो मोटोकॉर्प के रजनीश कुमार। अगला है कि वैक्सीन शब्द को किस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ ईयर 2021 घोषित किया? तो ये एक डिक्शनरी है, अमेरिकन डिक्शनरी है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी। दोस्तों अमेरिका में ये बहुत अच्छी मानी जाती है डिक्शनरी। तो ये जो है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने अपना जो है वर्ड ऑफ द ईयर जो घोषित किया है वो वैक्सीन शब्द है। वैक्सीन तो आप सब लोग जानते होंगे, जो इंजेक्शन लगता है वैक्सीन कहा जाता है उसको। तो इस बार का जो वर्ड ऑफ ईयर है इसका वैक्सीन है। और अन्य डिक्शनरियों ने भी अपने जो है कुछ बताए हैं वर्ड ऑफ ईयर, देख लेते हैं 2021 का। तो दोस्तों इसमें जो है कॉलिन डिक्शनरी है, इसने NFT को अपना वर्ड ऑफ द ईयर बताया है, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वैक्स शब्द को। तो इन तीनों को याद रखना। अगला है कि ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, पराग अग्रवाल बने हैं। पराग अग्रवाल जो कि भारतीय मूल के हैं, और ये जो है जैक डॉर्जी के स्थान पर बनाए गए हैं। जैक डॉर्जी जो है इसके फाउंडर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और अब एक भारतीय मूल के व्यक्ति पराग अग्रवाल को दिया गया है। ट्विटर की बात करें तो ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को है। कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में है। आप देखेंगे ज़्यादातर जो बड़े बड़े जो इस समय हैं संस्थाएं हैं, उनका CEO ज़्यादातर भारतीय मूल के ही व्यक्ति बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, इसका रीज़न क्या है? जैसे आप अगर गूगल का देखिए, सुंदर पिचाई हैं और तमाम हैं। तो होता क्या है कि सभी कंपनियों को चाहिए जनादेश, यानी कि व्यक्ति चाहिए जो उनका कस्टमर बन सके। और जनादेश की बात करें, जनादेश सबसे ज़्यादा भारत में है। इसीलिए जब भारतीय को बना दिया जाता है तो थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट जुड़ जाता है। तो इसलिए ट्विटर के नए CEO किसे बनाया गया है? पराग अग्रवाल को। अगला है चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों ये हैं पेट्र फियाला। कौन? पेट्र फियाला को चेक गणराज्य का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। चेक गणराज्य यूरोपियन देश है, इसकी राजधानी जो है प्राग है। तो इसको अंग्रेजी में चेक रिपब्लिकन भी कहते हैं। तो इसके नए प्रधानमंत्री हैं पेट्र फियाला। अगला है वर्ष 2025 तक किस देश में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनकर तैयार होगा? तो दोस्तों ये है दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनेगा, और ये कहाँ बनेगा? समुद्र के ऊपर बनेगा, 2025 तक बनेगा। और दक्षिण कोरिया आया है, थोड़ा इसके विषय में जल्दी जान लेते हैं कि दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है वो सियोल है। राष्ट्रपति यहाँ के मून जेइन हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ की मुद्रा जो है वान है, दक्षिण कोरियाई वान, इसको याद रखना। अगला है बांग्लादेश लिबरेशन एट द रेट 50 ईयर्स पुस्तक का विमोचन किसने किया? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसका विमोचन किया है MM नरवणे, जो कि थल सेना अध्यक्ष हैं। जनरल MM नरवणे ने इसका विमोचन किया है, यानी लॉन्च किया है। और ये भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 पर आधारित है। अगला है कि 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ होगा? तो दोस्तों ये होगा पणजी, जो कि गोवा की राजधानी है, वहाँ पर होगा। और कब से होगा?
तो 10 से 13 दिसंबर 2021 के बीच होगा। और ये संस्करण कौन सा है? तो 7वां संस्करण है। इसकी थीम उसे ज़्यादा लंबी है, आएगा तो नहीं, लेकिन देख लीजिए, समृद्ध भारत के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी में रचनात्मकता का जश्न मनाना, ये इसकी थीम है। और गोवा आया है दोस्तों, जल्दी से गोवा के विषय में जान लेते हैं। गोवा जो कि एक समुद्र के किनारे बसा राज्य है और इसकी राजधानी है पणजी। चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री यहाँ के करंट टाइम के हैं प्रमोद सावंत जी बीजेपी के हैं। राज्यपाल जो है PS श्रीधरन पिल्लई जी हैं। नेशनल पार्क की बात करें यहाँ तो भगवान महावीर राष्ट्रीय अभयारण्य यहाँ पर है। अंसी नेशनल पार्क है। लोकनृत्य जो है यहाँ पर घोड़े मोदनी, दिवाली नाच और द डेलो यहाँ के लोकनृत्य हैं। झीलों की बात करें तो मायम झील, अरम्बोल स्वीट वाटर झील और नेत्रावली बबलिंग झील, ये यहाँ की झीलें हैं। कहाँ की? गोवा की। जिले यहाँ पर बस 2 ही जिले हैं और विधानसभा सीटें 40 आती हैं और लोकसभा सीटें यहाँ पर 2 हैं, राज्यसभा सीटें 1 हैं। अगला है मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो सौरव घोषाल ने जीता है। किसने जीता है? सौरव घोषाल। और ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं इसको जीतने वाले। दोस्तों ये सौरव घोषाल पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। कौन सा? मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप। अगर महिला एकल की बात करें दोस्तों तो इसको जीता है आइफा आजमान ने। और कहाँ की हैं? मलेशिया की हैं। आगे है कि IPI इंडिया अवार्ड 2021 से कितने लोगों को नवाजा गया, कितने भारतीयों को? 4 लोग हैं। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये याद रखना, पत्रकारिता क्षेत्र में। और इसमें किसको किसको मिला देखते हैं। श्रीनिवासन जैन और मरियम अलावी। श्रीनिवासन जैन और मरियम अलावी को मिला है। और ये हैं कौन? तो NDTV के रिपोर्टर हैं। कौन है? NDTV के रिपोर्टर हैं और इन्होंने लव जिहाद मामलों को उजागर करने हेतु काम किया है उत्तर प्रदेश में, तो इनको मिला है। अगले व्यक्ति जो हैं वो हैं लक्ष्मी सुब्रमण्यम और भानु प्रकाश चंद्र, ये द वीक के रिपोर्टर हैं, इनको मिला है। IPI के बारे में जानते हैं। IPI मतलब इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है। कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया। 2020 की विजेता की बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऋतिका चोपड़ा को मिला था और ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टर है। अगला है कि हाल ही में संजय दत्त को किस राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ने बनाया है। किस लिए? मादक पदार्थों के सेवन को रोकने हेतु। जो युवाओं में मादक पदार्थ यानी शराब आदि का सेवन होता है उसको रोकने हेतु बनाया गया है। दोस्तों यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद कर लेते हैं, संजय दत्त दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय हैं, इसको याद रखना। अगला है ईरान ने किन देशों के साथ गैस स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये है तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान। ये दोनों एशियाई देश हैं, इनके साथ समझौता किया है और दोनों देश तुर्कमेनिस्तान से गैस प्राप्त करेंगे। ईरान प्राप्त करेगा और उसको उसी रेट पे देगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला शहर बना? तो दोस्तों ये है वाराणसी। ये रोपवे सेवा क्या होती है? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्रों में एक पहाड़ी दूसरे पहाड़ी पर जो है रस्सी रहती है, उसी रस्सी पे जो है नीचे लटकता झूला होता है, उसी झूले के माध्यम से जाते हैं। लेकिन ये जो बनाया जा रहा है ये पहाड़ी क्षेत्र वाराणसी में नहीं है। यहाँ पर क्या है, शहर की ट्रैफिक को देखते हुए एक रस्सी ऊपर रहेगी, उसी के माध्यम से झूला रहेगा, उस पर जो है शुरू किया जाएगा। और ये 3.45 किलोमीटर की दूरी होगी। और ये कहाँ से कहाँ तक? तो कैंट रेलवे स्टेशन जो कि वाराणसी जंक्शन है और चर्च स्क्वायर तक रहेगा। और भारत ये शुरू करने वाला तीसरा देश बना है। पहला कौन सा है? बोलिविया और दूसरा कौन सा है? मैक्सिको। अगला है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स के विषय में लगभग सभी लोग जानते होंगे कि एड्स एक लाइलाज बीमारी है और इसका उद्देश्य बनाने क्या है? एड्स के विषय में जागरूकता फैलाना है इसका उद्देश्य। इसकी शुरुआत 1988 से की गई थी और इसकी थीम अब की इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटी थीम है तो इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है इंड इनक्वालिटीज इंड एड्स, इसकी थीम है। और एड्स के विषय में थोड़ा जानते हैं। HIV एड्स होता है तो HIV फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। अगला है कि कॉल योर कॉप नामक ऐप को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? दोस्तों नागालैंड पुलिस ने इसको लॉन्च किया है। इसके माध्यम से क्या होगा? लोगों को पुलिस से सीधे संपर्क मिलेगा। अगला BSF ने अपना 57वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 1 दिसंबर को मनाया है। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 57वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 दिसंबर 1965 जब भारत चीन युद्ध जब
समाप्त हो गया था पहले में, तो उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका जो है नई दिल्ली में है। अगला है कि लियोनेल मेसी ने हाल ही में 7वीं बार कौन सा खिताब जीता। तो दोस्तों ये खिताब है बैलन डी ओर, ये फुटबॉल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाता है, ये याद रखना, हर वर्ष इसको दिया जाता है। तो 7वीं बार लियोनेल मेसी ने इसको जीता है और रोनाल्डो ने इसको 5 बार जीता है। कितने बार? रोनाल्डो। तो सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? सबसे ज़्यादा बार जीता है लियोनेल मेसी। ये किस देश के रहने वाले हैं दोस्तों? तो ये हैं अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। और ये अगर देश से खेलते हैं तो अर्जेंटीना से खेलते हैं, अगर क्लब से खेलते हैं तो पहले खेलते थे बार्सिलोना क्लब से, तो उन्होंने उसके लिए 672 गोल किए थे, लेकिन अब इसको ये छोड़ चुके हैं। यहाँ याद रखना कि इसको छोड़ चुके हैं। वर्तमान में जो क्लब इनका है ये इंपॉर्टेंट, पेरिस सेंट जर्मन जो है इसकी तरफ से खेलते हैं। अगर हम महिला वर्ग की बात करें, किसको मिला है ये बैलन डी ओर पुरस्कार? तो ये मिला है अलेक्सिया पुतेलास को मिला है। किसको? अलेक्सिया पुतेलास। तो दोस्तों ये साप्ताहिक करंट अफेयर का वीडियो है जो 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के बीच का है। इसमें ये इसका भाग 1 है, भाग 2 जल्द ही आपके समझ लाएंगे, तो देखते रहिए XYZ एग्जाम तोड़ चैनल को। अगर नए व्यूवर हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। धन्यवाद।